पुलिस के लिए काफ़ी आसान होता है उस अपराध का खुलासा करना, उस क्राइम का खुलासा करना जो आदतन अपराधी करते हैं, क्योंकि उन आदतन अपराधियों का एक पैटर्न होता है जो पुलिस बहुत आसानी से उसको समझ लेते हैं। लेकिन पुलिस के लिए तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब कोई क्राइम समाज के अंदर छुपे हुए, कोई दिमागी तौर पर बीमार या दिमागी तौर पर जिसने क्राइम करने की ठान ली हो, जो बिल्कुल सफ़ेद पोश हो, भोला भाला दिखने में हो, और जिसने किसी को साथ में नहीं रख के खुद पूरी प्लानिंग करने की ठान ली हो और दिमागी तौर पर खुद को तैयार किया हो कि उसको किस तरीके से क्राइम करना है और किस तरीके से पुलिस को गुमराह करना है। और क्राइम भी कोई छोटा मोटा नहीं, डबल मर्डर अगर हो तो फिर पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही अपराध जब होते हैं तब कहते हैं कि ब्लाइंड केस, जिसमें पुलिस को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होता है, क्योंकि मर्डर जैसा गुनाह है तो इसलिए पुलिस की अक्सर ये कोशिश रहती है कि कहीं बेगुनाह ना फंस जाए और उस पर कहीं ज़्यादती नहीं हो जाए। और भी कई प्रेशर रहते हैं, समाज के प्रेशर रहते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, उन सब के बीच में सही अपराधियों को पकड़कर सामने लाना ऐसे केस में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन साहब, उदयपुर की पुलिस ने पिछले दिनों जिस ब्लाइंड केस जो डबल मर्डर हुआ था उसका खुलासा किया, वो उदयपुर पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वो वाकई शाबाशी वाला काम था, इसकी खुले दिल से तारीफ भी की जानी चाहिए। तो आज की इस क्राइम स्टोरी के अंदर मैं यही बताने वाला हूं कि उदयपुर की पॉश कॉलोनी, डायमंड कॉलोनी है जो नवरत्न कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है, वहां एक बड़े घर में 2 वृद्धाओं का कत्ल हुआ। कत्ल कैसे हुआ, किसने किया, उसकी वजह क्या थी और उस कत्ल की तैयारी किस तरीके से की गई थी कातिल के द्वारा, और पुलिस ने रात दिन एक करके आखिर वो किस तरह से वो कातिल तक पहुंची, एक एक कदम बढ़ाते हुए, एक एक खुलासा करते हुए। इस पूरी क्राइम स्टोरी के अंदर आपको वही खुलासा करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप अभी बेबाक राजस्थान चैनल पर हैं और बिल्कुल बेबाक खबरें देखने के लिए ही आप इस चैनल पर आए हैं, और इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर वो खबरें मिलेंगी जो बाकी कहीं नहीं मिलेंगी। तो 27 अक्टूबर की शाम है, शहर के अंदर चुनावी माहौल है। छोटे मोटे क्राइम को अगर छोड़ दें तो शहर का माहौल शांति था। लेकिन 27 सितंबर की शाम को एक खबर आती है कि शहर की पॉश कॉलोनी, डायमंड कॉलोनी जो नवरत्न कॉम्प्लेक्स के अंदर है, वहां पर एक मकान के अंदर 2 वृद्ध बोहरा महिलाओं के शव पड़े हुए हैं। पुलिस हरकत में आती है और ये जो इलाका है ये अम्बा माता क्षेत्र जो थाना क्षेत्र है उसमें आता है। थाने के जो अधिकारी हैं, थाना अधिकारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित और जो डिप्टी हैं चांदमल, वो तुरंत पहुंचते हैं। पीछे ही पीछे शहर के एडिशनल एसपी और एसपी साहब भी हो जाते हैं, क्योंकि पॉश कॉलोनी के अंदर मर्डर हुआ है और 2 वृद्ध महिलाओं का, यानी कि डबल मर्डर। तो ऐसे में सारे पुलिस अधिकारी उसी वक्त मौके पर पहुंच जाते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, पलक झपकते ही पूरी की पूरी खबर शहर के अंदर वायरल हो जाती है। हर शख्स के मोबाइल के अंदर ये वायरल हो जाती है। पुलिस के जो सारे आला अधिकारी हैं मौके पर पहुंचते हैं, मौका मुआयना करते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि लाशों के सर के जो पीछे से उनको वार हुआ है उनके, और शायद एक मौत की वजह भी यही है या फिर और कोई गला दबाना या घटना, ये ऐसे सारे अंदेशे उस वक्त लगाए जाते हैं। वृद्ध महिलाएं क्योंकि वो बोहरा समाज की हैं, दोनों घर पर अकेली रहती हैं। एक का नाम हुसैनाबाई है और दूसरी का नाम साराबाई है। दोनों बाद में पता चलता है कि सगी बहनें हैं और दोनों विडो हैं। एक का बेटा है जो दिल्ली के अंदर नौकरी करता है और वो जो महिला है वो भी वहीं दिल्ली रहती है, लेकिन जब भी उदयपुर में आती है तो वो दूसरी बहन को भी अपने साथ में बुला लेती है। दोनों बहनें साथ में रहती हैं और आराम से ज़िंदगी उनकी चल रही थी।
27 तारीख की शाम से पहले तक तो यही लग रहा था। जब ऐसे में अकेली महिलाओं का इस तरह से जब कत्ल होता है तो सबसे पहले पुलिस का जो मोटिव जाता है कि कत्ल का मोटिव क्या है, तो ऐसे में लगता है कि ये लूटपाट का मामला है। लेकिन पुलिस देखती है कि दोनों महिलाओं के कानों के अंदर झुमके हैं, बालियां हैं और कहीं ऐसी छीना झपटी का ऐसा कुछ हुआ नहीं है जिससे कि ये पता चले कि ये लूट है। तो पहली नज़र में के अंदर पुलिस को यही लगता है कि शायद ये लूट तो नहीं है। घर के अंदर नौकर भी है और क्योंकि वो नौकर नवरात्रि की छुट्टियों पर गया हुआ था और वो नौकर पिछले 20 सालों से उसी घर के अंदर उसी परिवार अपने पूरे परिवार के साथ में रहता था और उसी 27 की शाम को पुलिस को सूचना भी उस नौकर ने ही दी थी, क्योंकि उस नौकर ने ही आके देखा था घर के अंदर कि घर खुला हुआ है, दोनों जो वृद्धाएं हैं वो ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई हैं और वो शायद है कि वो मर गई हैं। और उसके बाद में उसने चिल्लाया और सबको सूचना दी। बहरहाल पुलिस ने पूरा मौका मुआयना किया, एफएसएल टीम को बुलाया, मौके पर बुला लिया, हर एक चीज़ की बिल्कुल बारीकी से जांच की और जांच में एक बात सामने आई कि हत्या हुई है और हत्या के बाद में हत्यारे ने घर के अंदर आग लगाने की कोशिश की है, जिससे में वो कामयाब नहीं हुआ। मतलब पुलिस एक नतीजे पर पहुंची कि शायद है कि ये लूट का मामला नहीं है, ये कहीं ना कहीं कुछ आपसी रंजिश का है। जमीन पर जो कालीन थी वो जलाने से थोड़ी बहुत जल गई थी। अब पुलिस ने छानबीन शुरू करी। इस हत्या में पूरे बोहरे समाज की ही नहीं बल्कि उदयपुर को भी हिला कर रख दिया था, क्योंकि डबल मर्डर था और हत्या भी ऐसे समाज की वृद्ध महिलाओं का हुआ था जो समाज अपने आप में एक अलग पहचान भी रखता है, जिन्हें माना जाता है कि सीधे साधे लोग विदेशों में नौकरी करते हैं, ज़्यादातर अपने काम धंधे से रखते हैं और समाज के लोग ही आपस में अपने मस्त रहते हैं। ज़्यादा कहा जाता है कि भाई न तो दुश्मनी न दोस्ती, ऐसा बोहरा समाज माना जाता है। अब ऐसे में पुलिस के सामने और भी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये एक ब्लाइंड केस था जिसमें पुलिस को हत्या का मोटिव समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पुलिस ने छानबीन पूरी लगी हुई थी। नौकर से, उसकी पत्नी से, उसके बच्चों से, सबसे अलग अलग पूछताछ की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था और पुलिस को लग गया कि जो नौकर हैं या उसका परिवार है ये किसी भी तरह से इस हत्या में इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि पुलिस के सामने आप जब पुलिस अपने इंट्रोगेशन पे आती है तो उसके सामने आप ज़्यादा टिक नहीं पाते हो, चाहे अपराधी कितना भी सियाना क्यों ना हो। अगर पुलिस उस तक पहुंच गई, नहीं पहुंची तब तक ठीक है, लेकिन अगर पुलिस उस तक पहुंच गई तो वो कबूल करवा ही लेगी किसी भी तरीके से। पुलिस ने उस पूरे एरिया के जो चालान शुदा अपराधी थे, मजदूर, आसपास के चौकीदार, पड़ोसी, सबसे पूरी छानबीन कर ली, लेकिन कोई सुराग हाथ में नहीं लगा। पूरे सीसीटीवी तक खंगाल लिए, लेकिन कोई सुराग हाथ में नहीं लगा। इधर समाज में आक्रोश भी बढ़ने लगा, बोहरा समाज में, क्योंकि अपराधी पकड़ में नहीं आ रहे थे। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। पुलिस ने अब धीरे धीरे सिलसिलेवार कड़ियों को जोड़ना शुरू किया कि दोनों महिलाएं वृद्ध हैं, किसी से कोई आपसी दुश्मनी नहीं। पहले यह सोचा था कि हो सकता है दुश्मनी की वजह से हुआ हो, लेकिन किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी रिश्तेदार से कोई अनबन नहीं, अनबन की बात तक नहीं, किसी अड़ोसी पड़ोसी से कोई अनबन, कोई विवाद नहीं, कोई अनजान व्यक्ति आया हो जिसने लूट का इरादा किया हो, ऐसा भी संभव नहीं। क्योंकि पूछताछ में यह भी सामने आया कि जो दोनों वृद्धा थी वो किसी भी अजनबी को अंदर आने ही नहीं देती थी जब तक कि उस घर के बाहर उनका कोई रिश्तेदार नहीं आता। ये उनको पता चल जाता कि हाँ हमारा रिश्तेदार है, तभी वो घर के अंदर आने देती थी, वरना वो दरवाजा खोलती ही नहीं थी। अब ऐसी सूरत में आखिर कौन हो सकता है अपराधी? पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इसी सारी पूछताछ में सामने आया कि जब नौकर छुट्टी पर था तब इनकी देखभाल कौन करता था। तो
पता चला कि जिनकी हत्या हुई है, दोनों जो बहनें हैं हुसैना और सारा, उनकी एक और बहन है और उस बहन की बहू है एक मारिया जिसकी उम्र 32 साल है। वो जब नौकर नहीं था तब वो घर पर आती थी, छोटे मोटे जो भी इनके घर के काम होते थे वो करती थी। और जब हत्या होने के बाद में भी वो लगातार पुलिस से भी मिल रही थी, पुलिस जो भी पूछताछ कर रहे थे वो उनको बता रही थी। हत्या वाले दिन से पुलिस के सामने ही थी, कई जानकारियां उसने पुलिस को दी। फिर उस पर शक कैसे किया जाए, ये भी एक पुलिस के सामने बहुत बड़ा सवाल हुआ। लेकिन क्योंकि अब जो केंद्र के अंदर थी वो नौकर से पूरा इंट्रोगेशन हो गया था, नौकर से कहीं कुछ बात सामने निकल के नहीं आई, अब मारिया के ऊपर सारा केंद्र हो गया कि आखिर हत्या किसने की। तो अब वो मारिया से पुलिस कुछ पूछताछ या उसके बारे में जानने लगी। अब पुलिस के शक के दायरे में मारिया आ गई और पुलिस ने उसके आसपास इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। जब पूरे स्मार्ट तरीके से पुलिस ने पूछताछ की तो नौकर से यह बात निकलकर सामने आई थी कि नौकर ने, जब वो छुट्टी पर जा रहा था तो नौकर ने कहा था कि जब तक वो छुट्टी पर है और वो नहीं आ जाता तब तक वो किसी और को यहां पर देखभाल के लिए रख कर चला जाएगा। लेकिन जो मारिया थी उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगी। अब जब यह बात पुलिस को पता चली तो पुलिस का शक और पक्का हुआ और उसने अब मारिया के जो इर्द गिर्द का घेरा था वो और तंग कर लिया और छानबीन करी। हालांकि इसके अंदर रिस्क बहुत था पुलिस को, क्योंकि एक तो इधर समाज का प्रेशर, रोज धरने प्रदर्शन, और अगर मारिया से अगर वो पुलिसियाई अंदाज में पूछताछ करते हैं, मतलब उसको हिरासत में लेकर अगर इंट्रोगेशन करते और पूछताछ करते, और अगर कभी मारिया गुनहगार नहीं होती तो समाज फजीहत करता, धरने प्रदर्शन करता जो अलग, और ऊपर से मीडिया में भयंकर बदनामी होती और मीडिया फिर न जाने क्या क्या लिखता वो अलग। तो पुलिस को इस चीज को भी सारा के सारा देख के और संभाल के चलना था। पुलिस ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से काम किया और पुलिस का ये तरीका काम आया। पुलिस ने मारिया का अगला और पिछला जो बायोडेटा था वो धीरे धीरे खंगालना शुरू करा, उसके आसपास की छानबीन उसने ज्यादा की। तो पुलिस ने फिर ये पता लगा लिया कि पिछले कुछ दिन में इसने क्या क्या किया और हत्या होने के बाद से लेके इस 2-4 दिन के अंदर क्या किया। तब एक और बड़ा सुराग हाथ में लगा कि मारिया ने कुछ गोल्ड रखकर, कोई गहने रखकर गोल्ड लोन लिया है बैंक से। पुलिस ने बैंक मैनेजर और बैंक के गहनों की, जो बैंक के अंदर जब आप इतने गहने रखने जाते हो तो उसकी जांच करने के लिए सोनी भी होता है, उसको भी पूछताछ के लिए बुला लिया और उससे बैंक मैनेजर से पूछा कि ये महिला आई थी। पुलिस ने कहा कि हाँ ये महिला आई थी। सोनी से पूछा कि उसने कैसे गहने रखे थे, उसको फोटो वोटो ये वो सब बताए। तब पुलिस करीब करीब ये पहुंच चुकी थी कि मारिया के पास में जो गहने हैं वो उन मृतक महिलाओं के हैं। अब पुलिस के करीब करीब ये समझ में आ चुका था कि मारिया ही कातिल है या उसने कत्ल करवाया है। अभी तक वो यहां तक नहीं पहुंची थी कि मारिया ने कत्ल किया है, क्योंकि कैसे सोच सकते हैं कि मारिया ने ही कत्ल किया हो। अभी तक पुलिस यही समझ रही थी कि ये कत्ल मारिया ने नहीं, 2-4 लोग इसके अंदर शामिल होंगे, उन्होंने किया होगा। लेकिन फिलहाल जो क्लू मिल रहे थे वो सिर्फ मारिया के खिलाफ थे, कोई और उस घेरे के अंदर नहीं आ रहा था। तो पुलिस ने जो छानबीन की और पूरा रिस्क लेते हुए एक तरीके से मारिया को पूछताछ के लिए बुलाया और उससे इंट्रोगेशन के लिए उसको बुला लिया और फिर उससे इंट्रोगेशन शुरू की, क्योंकि पुलिस पक्के से यकीन हो गई थी कि सस्पेक्ट मारिया ही है।
और पुलिस ने इंट्रोगेशन शुरू किया तो पुलिस अधिकारी बताते हैं कि ये इंट्रोगेशन बड़े से बड़ा अगर अपराधी हो और उसने वो अपराध किया हो तो वो ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 6 घंटे के अंदर टूट जाता है। लेकिन मारिया से इंट्रोगेशन 14 घंटे तक लगातार चलता रहा। हर एक अधिकारी अपने अपने तरीके से उससे सवाल पूछता रहा। वो पहले 10 घंटे तो मजा ले कि मारिया जरा भी टूट जाए, वो मना ही करती रही कि मैंने ये नहीं किया है। कोई ऐसा बयान उसने नहीं दिया कि पुलिस को ये लगे कि उसने ये किया है। लेकिन साहब, पुलिस भी आखिर पुलिस ही है, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन पुलिस में आज भी कई स्मार्ट अधिकारी आज भी मौजूद हैं जिन्हें उगलवाना आता है। चाहे कोई आदतन अपराधी हो या उससे भी चाहे कोई कितनी भी पक्की तैयारी करके पूरे प्लानिंग से मर्डर करके स्मार्ट अपराधी हो, उससे भी उगलवाना आता है। और आखिर मारिया तो एक महिला थी और इस 14 घंटे के इंट्रोगेशन में आखिरकार उसने वो बात कबूल ली जिसका इंतज़ार पूरी उदयपुर की पुलिस को था। सिर्फ अम्बा माता थाने की पुलिस को नहीं। आखिर उसने कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही दोनों महिलाओं को मारा है। और उसके बाद में उसका शुरू हुआ कबूलनामा। पुलिस को जब ये बात पता चली कि उसने किस तरीके से कत्ल किया और उसकी प्लानिंग कब से थी, तो ये होश उड़ाने वाली बात थी कि एक सीधी सादी घरेलू सी महिला दिखने वाली, जो मृतक वृद्धाओं की बहन की बहू है, सीधी सादी बुर्का पहन के आती है, जाती है, उसके घर का काम करती है, वो हत्यारन है। उसने हत्या की है और इस कदर प्लानिंग से की है कि बड़े बड़े अपराधी तक इतनी प्लानिंग नहीं कर पाते। और कोई 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं, महीनों की प्लानिंग से उसने की है। तो पुलिस अधिकारियों को भी सोचना पड़ गया कि इसने बड़े बड़े अपराधियों को मात कर दिया। मृतकाओं की जो बहन है एक, उसी की ये बहू है, उनका बेटा है मुस्तनसीर, उसकी पत्नी है मारिया। मारिया का जो पति है मुस्तनसीर, वो कुवैत में रहता है, वहीं नौकरी करता है, वहीं काम करता है। इधर जो मारिया है वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, अलबत्ता शेयर बाजार में का उसका कुछ थोड़ा बहुत उसको नॉलेज था। तो उस अध कचरे ज्ञान के चलते उसने शेयर बाजार में पैसा लगाना शुरू करा और धीरे 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 उसने शेयर बाजार में 30 लाख रुपया अपना डुबो दिया। अब शेयर बाजार के अंदर जो पैसा डूबा वापस तो आना नहीं था, कोई और देने वाला नहीं था, इनकम सोर्स कुछ और है नहीं। तो ये 30 लाख रुपया आखिर कैसे करे, क्योंकि कर्जा हो गया था, किसी से ले नहीं सकती थी, और कहां से इकट्ठा करे। तो फिर उसने ये देखा कि क्या किया जाए, क्योंकि जो ये 30 लाख रुपया लिया था, जानकारी ये भी आई है कि उसने अपने पिता के जो घर के जेवर थे वो भी गिरवे रख दिए थे। जो बोहरा समुदाय के अंदर जो लोन मिलता है वहां से भी 15 लाख का लोन लिया था। कुल मिलाकर वो कर्जदार हो गई थी और कहीं से ये कर्ज निपटाने का मामला ये सोच रही थी। जब कहीं से नहीं आया तो फिर दिमाग के अंदर अपराधी सोच आने लगी, क्योंकि मारिया अक्सर मृतका हुसैना बाई और सारा बाई के घर आया जाया करती थी, उनके कई काम कर दिया करती थी, उन्हें इस पर भरोसा भी था। अब ऐसे में मारिया को यही रास्ता नजर आया कि इनके पास में जेवर भी है, पैसा भी है, किसी तरह अगर ये हाथ लग जाए तो अपना काम बन जाए। और ये प्लानिंग उसने शुरू करी, और ये प्लानिंग कोई 1-2 दिन पहले नहीं करी, बल्कि उसने 2-3 महीनों से ये सारी की सारी उनको, पहले तो मारने का प्लान नहीं था, पहले उसका था कि इनको मैं किसी तरीके से बेहोश कर दूं, नींद में कर दूं और इनके गहने लेके भाग जाऊं। तो उसने दोनों को एक बार सब्जी में नींद की गोलियां भी मिला दी कि वो सो जाएंगी और सारा माल लेकर
वो निकल जाएगी। लेकिन नींद की गोलियां मिलाने के बाद में वो दोनों वृद्धाएं सोई तो नहीं, अलबत्ता तबीयत उनकी और ख़राब हो गई और घर पर नौकर की बेटी और थी। इस वजह से भी वो इस सारे मकसद में, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। फिर क्योंकि एक बार जब क्राइम करने का सूझ जाता है तो फिर कई सारे आइडिया आते हैं और वो दिमाग, मारिया के दिमाग के अंदर वो फितूर घुस चुका था इस क्राइम को अंजाम देने का। अब उसने सोचा कि इन दोनों को मारे बिना कोई काम नहीं होगा और इसलिए उसने जान से मारने की सोच ली और फिर उसने शुरू किया इंटरनेट पर क्राइम सीन देखना शुरू करे। इंटरनेट के ऊपर ये तक उसने सर्च कर दिया कि 70 साल की आंटियों को कत्ल कैसे करें। यही नहीं, कत्ल के बाद में जब पुलिस आती है तो वो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करती है। जो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो क्या करता है, क्या पूछताछ करता है, उसको जवाब किस तरीके से देने चाहिए और व्यवहार किस तरीके से होना चाहिए, उसका व्यवहार किस तरीके से हो चाहे, सब कुछ उसने इंटरनेट पर पढ़ा, देखा, सीखा। और यही वजह रही कि कत्ल के बाद में वो बड़े बड़े पुलिस अफसरों के सामने आने से भी नहीं डरती थी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आती, नमस्ते करती, मुस्कुराती, जो पूछते उसका जवाब देती, जरा नहीं घबराती थी। यही नहीं, उसने एक फिल्म देखी, फिल्म का नाम है नाम शबाना, उसकी हीरोइन है तापसी पन्नू। उस फिल्म के अंदर जो हीरोइन है तापसी पन्नू, जिसका नाम शबाना है, वो एक छोटे सी लोहे की छड़ से विलेन को मारती है या जिससे लड़ाई होती है उसको मारती है, जैसा कि आप ये शॉट के अंदर देख रहे हैं। तो यहां से उसने उस छोटी सी लोहे की छड़ से उसने ये आइडिया लिया और देखा कि बड़ा अपन कुछ नहीं ले जा सकते, इस छोटी सी लड़ को आस्तीन में छुपा के भी ले जा सकते हैं, लोहे की छड़ को। और उसने यही किया, वो छड़ को अपने साथ में रखने लगी कि मौका मिलते ही ये काम कर देगी। और वो मौका मिला उसको 23 अक्टूबर के बाद, यानी कि जब नौकर का परिवार सहित वो गांव में दशहरा और नवरात्रे मनाने के लिए गया। तब मारिया ने नौकर को यह आश्वस्त कर दिया कि तू जा, मैं सब संभाल लूंगी। 3 दिन उसने संभाला भी, 24 और 25 को बाकायदा घर के कुछ ज़रूरी काम थे वो किए, दूध, केले, फ्रूट वगैरह सब उसने ला कर दिए। लेकिन 26 अक्टूबर को पूरी तैयारी के साथ में आई, पूरी प्लानिंग के साथ में आई कि आज उसको क्या करना है। और वो जो डबल मंजिल का मकान बना हुआ है, नीचे वाले फ्लोर के अंदर पहले जाती है और उसने जो रिदा पहन रखा होता है, रिदा का मतलब होता है बुर्का होता है, बोहरा लोग उसको रिदा कहते हैं, तो उसको उतारा वहीं नीचे। पहले हमेशा ऊपर जाके उतारती थी, लेकिन उस दिन उसने नीचे जाके उतारा। जो शर्ट और टी शर्ट थे वो पहने हुए थे और लोअर और टी शर्ट पहने हुए थे। उसने अपने मुंह पे कपड़ा बांधा और फिर धीरे से वो ऊपर वाले हिस्से के अंदर गई, हुसैना बाई के कमरे के अंदर गई। वहाँ पे हुसैना बाई थी, वो टीवी देख रही थी। मारिया ने पीछे से उनका मुंह दबा के गला दबाना शुरू करा, लेकिन हुसैना बाई ने विरोध किया और उस विरोध के अंदर उसके मुंह से कपड़ा हट गया, तो वो उसको पहचान गई। उसके बाद में वो नाम शबाना वाली जो फिल्म देखकर जो छोटी लोहे की छड़ लेकर आई थी, रोड लेकर आई थी, उससे उसने वार किया। हुसैना बाई बेहोश हो गई और मुंह दबाकर, गला दबाकर उसको मार दिया। बाद में जो मृतका हसना है, हुसैना है, उसके जो पहने हुए जो जेवर थे वो उतार लिए, अलमारी के अंदर जो रखे हुए जेवर थे वो सारे के सारे निकाल लिए और वो जाने लगी। लेकिन उसी वक्त जो दूसरी बहन सारा, जिसका नाम था, वो उसके कमरे से निकल कर आ गई और उसने ये देख लिया, तो उसने उसी लोहे की रोड से उसको भी मारा और उसको भी मुंह दबाकर मार दिया। उसके बाद जेवरात और नकदी लेकर वहां से फरार हो गई। किस्सा यहां खत्म नहीं हो रहा है। घर गई, घर जाकर उसने सोचा कि क्यों ना
इस कत्ल को एक हादसा बना दिया जाए। तो अगले दिन वो फिर उसी घर के अंदर जाती है और नीचे वाले हिस्से में पेट्रोल छिड़क कर वो आग लगाने की कोशिश करती है। वो कामयाब भी हो जाती, लेकिन जो नीचे का जो कालीन था उसने आग नहीं पकड़ी, क्योंकि उसने पेट्रोल छिड़क के आग लगाने की कोशिश की और वो बाहर आ गई। उसने सोचा कि घर के अंदर आग लग जाएगी और ये एक हादसा कहलाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने अभी इसको गिरफ्तार कर लिया है, 4 दिन का रिमांड लिया है। पुलिस को शायद अभी भी शक है कि कहीं ना कहीं इसके साथ में हो सकता है कुछ और भी लोग जुड़े हुए हो। हालांकि जब हमने पुलिस से पूछा कि क्या इसका पति भी इसमें जुड़ा हुआ हो सकता है, तो पुलिस ने उस अंदेशे से मना कर दिया। लेकिन फिर भी पुलिस हर दिशा के अंदर काम कर रही है, जांच कर रही है और कोर्ट ने 4 दिन का रिमांड भी दिया है। अब देखते हैं आगे और क्या क्या निकल कर आती है। आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप बताइए कि आपको ये क्राइम स्टोरी कैसी लगी, और हाँ, कमेंट जरूर करते हुए जाइए, चाहे आपको अच्छी लगी हो चाहे बुरी लगी हो, या आपका कोई सजेशन हो, हमें जरूर नीचे कमेंट में देते हुए जाइए। जय हिंद, जय भारत।